सो हेलो फ्रेंड, चलिए यूनिट 10 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं और ये लास्ट यूनिट है और इसे आज ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर टॉपिक ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी क्या है भारत में। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कि 2005 में आता है, इसे 15 जून 2005 को भारत की पार्लियामेंट द्वारा इनेक्ट किया गया था और ये फाइनली कब इसको फुली ऑपरेशन कब हुआ, ये 12 अक्टूबर 2005 को। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो ये सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, विच हैज सबमिटेड अ टोटल ऑफ 15 रिपोर्ट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन द मास्टर की टू गुड गवर्नेंस वाज वन एमंग देम। तो जो सेकंड एआरसी थी उसने टोटल 15 रिपोर्ट्स सबमिट की थी और उसमें जो राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। इट वाज रिप्लेस्ड द फार्मर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। तो जो पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था 2002 का, इसको राइट टू एजुकेशन ने रिप्लेस कर दिया था। आरटीआई इज एन एक्ट दैट सेट्स आउट द रूल्स एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आरटीआई एक ऐसा एक्ट है जो रूल्स और रेगुलेशन बताता है, रूल्स और प्रोसीजर बताता है, जिसके माध्यम से सिटीजन्स अपने राइट टू इंफॉर्मेशन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक रिडसल मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से ग्रीवांस का रिडसल किया जाता है और यह सिटीजन्स को एम्पावर करता है। कैसे एम्पावर करता है? उन्हें क्वेश्चन पूछने की आज़ादी देता है जो वह गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, स्कीम है, उन्हें वो क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन मांग कर गवर्नमेंट से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। दिस वॉज इनेक्टेड इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है, उसको ये काइंड ऑफ स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको कंसोलिडेट करने के लिए यह एक्ट, इस एक्ट को लाया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लाया गया था। आरटीआई हैव बीन इंट्रोड्यूस ट्रेड्स लाइक कॉशन, केयर, विजिलेंस इन द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो आरटीआई ने बहुत सारे गुण, फॉर एग्जांपल कॉशन, केयर और विजिलेंस, सतर्कता, देखभाल, कॉशन, सावधानी, इन सब चीज़ों को, ये सब गुण भारत के पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर इंट्रोड्यूस किए। टू रिसीव पब्लिक इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई 3 केसेस इम्पॉर्टेंट टू नोट। तो आरटीआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए 3 केस समझने की ज़रूरत है। तो पहला केस क्या है? इन नॉर्मल कोर्स एनी इंफॉर्मेशन टू एन एप्लीकेंट इज टू बी सप्लाइड विद इन 13 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय द पब्लिक अथॉरिटी द पीओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो नॉर्मल केस में क्या होगा कि इंफॉर्मेशन को 30 दिन के भीतर, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन मांगने के लिए गया, तो जिस दिन ये गया, जिस दिन से इसने एप्लीकेशन दिया, उसके 30 दिन के भीतर भीतर जो पीआईओ होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसे नॉर्मल कंडीशन में सूचना प्रोवाइड करनी होती है। इफ इंफॉर्मेशन कंसर्न द लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, इट शैल बी सप्लाइड विद इन 48 आवर्स। तो अगर यह लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है, किसी पर्सन की लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है, और तो इसे 48 घंटों के अंदर दिया जाना चाहिए। इन केस द एप्लीकेशन इज सेंट थ्रू द असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और इट इज सेंड टू अ रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी, 5 days shall be added to the period of 30 days and 48 hours as the case may be। तो अगर आपने इंफॉर्मेशन का जो एप्लीकेशन है वो असिस्टेंट पीआईओ के माध्यम से दिया या किसी रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी को दिया, फॉर एग्जांपल आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है पीडब्ल्यूडी की और आप है ना, और दे आए आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, तो जो 30 दिन की विंडो है उसमें 5 दिन और जोड़ दिया जाएगा और जो 48 घंटे की विंडो है उसमें भी 5 दिन और जोड़ दिया जाएगा।
चलिए सिटीजन चार्टर के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक वॉलंटरी माने ऐच्छिक चार्टर मतलब काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट, ऐच्छिक और रिटन डॉक्यूमेंट है which states a service provider's effort taken on their commitment towards fulfilling the needs of their citizen or customer। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, तो उसके एफर्ट और कमिटमेंट की बात करता है, तो जिसके माध्यम से किसी भी सिटीजन या कस्टमर को उनकी ज़रूरत को फुलफिल करने का काइंड ऑफ कमिटमेंट दिया जाता है। सिटीजन चार्टर इंक्लूड्स द वे इन विच सिटीजन कैन रिड्रेस एनी ग्रीवांसेस। तो सिटीजन चार्टर में ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से एक व्यक्ति, एक सिटीजन अपने जो ग्रीवांसेस हैं उनको रिजॉल्व करा सकता है। इट इंक्लूड्स व्हाट द सिटीजन्स कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, और यह इस चीज़ को भी इंक्लूड करता है कि एक सिटीजन सर्विस प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट या कोई डिपार्टमेंट, उससे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर फर्स्ट स्टार्टेड इन यूके इन 1991 अंडर द देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर। तो जो सिटीजन चार्टर का कॉन्सेप्ट था वो 1991 में सबसे पहले यूके में आता है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे जॉन मेजर, उनके अंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1998 में यूके में कॉन्सेप्ट का नाम बदलकर सर्विस फर्स्ट कर दिया गया था। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर वाज फर्स्ट adopted in 1997 at the Conference of Chief Minister of वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन न्यू दिल्ली। तो भारत में ये कॉन्सेप्ट कब अपनाया गया था? तो 1998 में जहाँ पर चीफ मिनिस्टर और जो यूनियन टेरिटरी है उनके चीफ मिनिस्टरों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इसको सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था। वन की कंपोनेंट ऑफ सिटीजन चार्टर इज इन इंडिया दैट इट इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सिबल हियर। This has made the mechanism of citizen charter ineffective in the real sense। तो सिटीजन चार्टर लीगली इन्फोर्सेबल नहीं, मतलब इसको आप कानूनी तौर पर इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी एक अथॉरिटी है, इस केस में मान लीजिए PWD है, ठीक है, उसने कहा है कि आपका कोई भी कंसर्न हो उसे हम 48 घंटे के अंदर अंदर रिजॉल्व कर देंगे, और आप 10 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, तो आप उसको जाके कोर्ट में उसको केस नहीं कर सकते हैं, सू नहीं कर सकते हैं कि ये लिखा इसमें कुछ है, कर कुछ रहा, तो ये लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है। और इस जो काइंड ऑफ जो लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है, इसके कारण क्या हुआ है, ये सिटीजन चार्टर इनफेक्टिव बन गया है, असलियत में इसका कोई मतलब रह नहीं गया है। इन इंडिया द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेशन, फार्मुलेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सिटीजन चार्टर इज डन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। तो DARPG द्वारा भारत में जो सिटीजन चार्टर से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन, फार्मुलेशन और ऑपरेशनलाइजेशन होता है, तो वो DARPG द्वारा किया जाता है। देयरफॉर वी कैन सी इंडियन मॉडल ऑफ सिटीजन चार्टर इज एन एडेप्टेशन फ्रॉम यूके मॉडल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारत का सिटीजनशिप का मॉडल है वो यूके से बारोड है। वन एडिशनल कंपोनेंट ऑफ सिटीजन चार्टर हियर इन इंडियन वर्जन इज द इंक्लूजन ऑफ पॉइंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम क्लाइंट्स। तो भारत में जो एक महत्वपूर्ण एडिशनल कंपोनेंट है सिटीजन चार्टर का, वो ये है कि काइंड ऑफ इसमें कुछ एक्सपेक्टेशन की पॉइंट लिखे रहते हैं कि हम ये सर्विसेज इतने इतने टाइम पीरियड में प्रोवाइड करेंगे। तो ये काइंड ऑफ इसमें भारत में सिटीजन चार्टर बनाए जाते हैं, उसमें ये लिखा होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आता है, तो इसे पहली बार 24 दिसंबर 1946 को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कवर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल पब्लिक, प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर एक्सपेक्ट दोज एग्जेम्प्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत सभी गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो या कोऑपरेटिव सेक्टर की हो। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ
चीज़ों को इससे बाहर रखा है तो उसे एग्जेम्पशन दी जाती है। द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज दैट दिस प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर अ कंज्यूमर वेयर दे कैन फाइल कंप्लेंट एंड द फोरम then takes action against the concerned supplier and the compensation is granted to the consumer for the inconvenience he or she has encountered। तो मुख्य पर्पज़ क्या है इस एक्ट का कि ये कंज्यूमर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से वो एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और इसके बाद फोरम एक्टिव हो जाता है और वो एक्शन लेता है जो कंसर्न सप्लायर या अथॉरिटी होती है और कंपनसेशन भी दिया जाता है कंज्यूमर को अगर कोई उसके द्वारा इनकन्वीनियंस महसूस की गई है तो। एन अमेंडमेंट वाज ब्रॉट ऑन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऑन अगस्त 9 2019। तो 9 अगस्त 2019 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का है उस पर एक अमेंडमेंट लाया गया है। तो इसको देख लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या महत्वपूर्ण फीचर है। तो इसने इट वाइडन द डिफिनीशन ऑफ कंज्यूमर एंड रिकॉग्नाइज मीडिएशन एज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो इसने कंज्यूमर की डिफिनीशन है उसको ज़्यादा ब्रॉड तरीके से लिया है और जो मीडिएशन होता है जिसके माध्यम से मध्यस्थता जो होती है उसको एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तरीका माना है। इसके माध्यम से लोग आपस में डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। यह सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करता है जिसका मुख्य काम क्या होगा कि ये प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे और इन्फ्लुएंस करे कंज्यूमर्स के राइट को। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करता है जिसका मुख्य काम होगा कि वह कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करे, प्रमोट करे और इन्फोर्स करे। पहले सेंट्रल रेगुलेटर नहीं हुआ करता था। ये बात जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये सो मोटो एक्शन ले सकती है, मतलब खुद से अगर यह पाती है कि कुछ झोलमोल हो रहा है तो खुद से जाके एक्शन ले सकती है। प्रोडक्ट्स को रिकॉल कर सकती है, मतलब वापस ले सकती है और जो है तो इसमें क्षतिपूर्ति का भी आर्डर दे सकती है। जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनके लिए ये लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है, पेनल्टीज़ को इम्पोज कर सकती है और लीगल एक्शन भी ले सकती है। CCPA हैज़ एन इन्वेस्टिगेशन विंग टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेटर इनटू एनी कंज्यूमर लॉ वायलेशन। तो CCPA के पास एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगी जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी किसी भी जो कंज्यूमर के राइट्स हैं, कंज्यूमर लॉ है उसके वायलेशन को लेकर। द 2019 एक्ट आल्सो हैज एस्टेब्लिश्ड कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो 2019 का जो एक्ट है उसने कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को इस्टेब्लिश करने की बात करता है स्टेट पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर यानी नेशनल लेवल पर। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का वो ई फाइलिंग है ना, आप इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं आप। नाउ विद दिस एक्ट अ कंज्यूमर इन इंडिया कैन फाइल अ कंप्लेंट इनटू अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट रिसाइड्स और वर्क एनी वेयर इन कंट्री। तो अब कंज्यूमर कोई भी है ना, कोई भी कंज्यूमर अब किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में जाके जो है तो कंप्लेंट फाइल कर सकता है जहाँ वह रहता है। पहले क्या हुआ करता था कि फॉर एग्जांपल आपने कहीं से प्रोडक्ट खरीदा, आप रहते अलग जगह हैं तो आपको वहीं जाना पड़ता था कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए, लेकिन अब कहीं से भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। CCPA में इम्पोज ए पेनल्टी ऑफ ऑन अ मैन्युफैक्चरर और एन इंडोर्सर फॉर अ फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो जो CCPA है वो जो मैन्युफैक्चरर है, जो निर्माता है, उसके ऊपर पेनल्टी, या जो इंडोर्सर है फॉर एग्जांपल जो वेरियस प्रोडक्ट आते हैं फॉर एग्जांपल लक्स, तो उसका जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं फॉर एग्जांपल ऐश्वर्या राय, तो जैसे वो मान लो अगर पाया गया कि वो फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी पेनल्टीज इम्पोज की जा सकती हैं। लोकपाल लोकायुक्त
ये देख लेते हैं। तो ओम्बुड्समैन सिस्टम क्या है इंडिया में, उसको देख लेते हैं। तो जो लोकपाल वर्ड है उसे सबसे पहले एल.एम. सिंघवी द्वारा 1963 में कॉइन किया गया था। और ये एक संस्कृत वर्ड जिसका मतलब है प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल, यानी लोगों का रक्षक, से इसे लाया गया है। एट फर्स्ट ARC फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया 19, जो कि 1966 से 1970 के बीच में आया था। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन फर्स्ट ARC ने रिकमेंड किया था क्या, द सेटिंग अप ऑफ 2 स्पेशल अथॉरिटी डेजिग्नेटेड एज लोकपाल एंड लोकायुक्ता फॉर द रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवांसेज इन इंडिया। तो जो फर्स्ट ARC थी उसने जो 1966 से 1970 के बीच में बनी थी, सबसे पहले 2 स्पेशल अथॉरिटी लोकपाल और लोकायुक्त को बनाने के लिए काइंड ऑफ रिकमेंडेशन दी थी, और इसके माध्यम से जो लोगों के ग्रीवांस हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। पहला जो लोकपाल बिल है उसे 1968 में लोकसभा में लाया गया था, पार्लियामेंट में। आफ्टर 10 ऑफिशियल अटेम्प्ट्स फ्रॉम 1968 to 2001, the government of India finally passed the Lokpal and Lokayukt Bill of 2011 was passed in the year 2013। तो 10 ऑफिशियल अटेम्प्ट के बाद, जो कि 1968 से लेकर 2011 तक हुए, फाइनली गवर्नमेंट जो लोकपाल और लोकायुक्त बिल है 2011 का, उसे 2013 में पास करती है। 2011 में जो बहुत ही फेमस अन्ना मूवमेंट हुआ था, उसने लोकपाल को काइंड ऑफ लोकपाल के मुद्दे पर ये हुआ था, जिसके माध्यम से जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट आयोजित किया गया था। द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू 16 जनवरी 2014। तो ये जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट है 2013, वो 16 जनवरी 2014 को फोर्स में आता है। दिस इस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल एट द सेंटर एंड लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल। तो इसके माध्यम से लोकपाल के इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल लेवल पर और लोकायुक्त को स्टेट लेवल पर इस्टेब्लिश कर दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड पिनाकी चंद्र घोष बिकेम द फर्स्ट अपॉइंटेड लोकपाल ऑफ इंडिया। तो जस्टिस जो पिनाकी चंद्र घोष थे, जो रिटायर्ड जस्टिस थे, वो पहले लोकपाल अपॉइंट होते हैं, और उनके साथ 8 और जुडिशियल और नॉन जुडिशियल मेंबर्स को अपॉइंट किया गया था 19 मार्च 2019 को। और लोकपाल का टर्म 5 साल का होता है, या वो 70 साल जब तक अपनी उम्र ना पूरी कर ले। कंपोजिशन देख लेते हैं। तो अंडर द 2013 एक्ट, द लोकपाल शुड कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड सच नंबर ऑफ मेंबर्स not exceeding 8 of the members, 50% should be judicial member, also not less than 50% of the members should be from among person belonging to the SC, ST, OBC, minority and women। तो जो 2013 का लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट है, वो लोकपाल मतलब एक लोकपाल होगा और 8 उसके सदस्य होंगे, और ये 8 की संख्या ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब टोटल 8 हो सकते हैं। इसमें से 50% जो मेंबर होंगे वो जुडिशियल मेंबर होंगे, जुडिशरी से लिए जाएंगे, और 50% से मतलब लगभग 50% नहीं, 50% से कम ना रहे ऐसे लोग जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी या वुमेन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो 50% लोग SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और वुमेन मेंबर होंगे। इसमें जो चेयरमैन है लोकपाल का, उसको कौन सेलेक्ट करता है, उसके मेंबर्स को कौन सेलेक्ट करता है? तो सिलेक्शन कमेटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज nominated by CIJ and an eminent jurist to be nominated by President of India on the basis of recommendation of the first 4 member of the selection committee। तो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होंगे? भारत के प्राइम मिनिस्टर होंगे, लोकसभा के स्पीकर होंगे,
जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा से वो भी इसमें होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, या अगर वो इन केस नहीं उपलब्ध हैं तो कोई भी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज जिसे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करें, और एक एमिनेंट जूरिस्ट जिसको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, वो सिलेक्शन कमेटी में रहेंगे। और इनमें से 4 मेंबर्स को अपनी स्वीकृति देना जरूरी होगा अगर किसी भी मेंबर का सिलेक्शन करना है या चेयरमैन का सिलेक्शन करना है तो। पावर और लिमिटेशन देख लेते हैं। तो लोकपाल ऑफ इंडिया विल हैव द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर एनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंक्लूडिंग CBI। तो जो लोकपाल होगा, लोकपाल ऑफ इंडिया होगा, उसके पास सुपरिटेंडेंस की पावर होगी और डायरेक्शन की पावर होगी किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर, चाहे वह CBI ही क्यों ना हो। बट लोकपाल कैन नॉट सुओ मोटो प्रोसीड अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट। लेकिन इसमें जो लोकपाल है वो अपने से किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं डाल सकता है। आल्सो अंडर दिस सिस्टम एनोनिमस कंप्लेंट्स आर नॉट अलाउड। तो एनोनिमस कंप्लेंट को इसमें अलाउ नहीं किया जाता है। दैट इज़ नो कंप्लेंट विल बी टेकन अप विदाउट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे डॉक्यूमेंट जो किसी भी क्लेम को सपोर्ट करते हों, अगर वो नहीं है, कोई गुमनाम कंप्लेन है, उसको फिर स्वीकार नहीं किया जाएगा। लोकायुक्त, तो लोकायुक्त आर स्टेट इक्विवेलेंट ऑफ द सेंट्रल लोकपाल। तो स्टेट में लोकायुक्त होंगे और लोकपाल सेंटर में होता है। महाराष्ट्र पहला राज्य बनता है जिसने लोकायुक्त को अपॉइंट किया था 1971 में ही महाराष्ट्र ने कर दिया था। ओम्बुड्समैन, तो इन इंडिया लोकपाल एंड लोकायुक्त इज आल्सो नोन एज ओम्बुड्समैन। तो भारत में जो लोकपाल हैं या लोकायुक्त हैं उन्हें ओम्बुड्समैन के नाम से भी जाना जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बुड्समैन वाज प्रपोज्ड बाय अशोक कुमार सेन इन पार्लियामेंट इन इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बुड्समैन का कॉन्सेप्ट था, एक संवैधानिक ओम्बुड्समैन होना चाहिए, लोकपाल होना चाहिए, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको अशोक कुमार सेन ने पार्लियामेंट में उसके कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, प्रपोज किया था। चलिए, मनरेगा एक्ट तो 2005 में आता है उसको देख लेते हैं। तो 23 अगस्त 2005 को भारत की पार्लियामेंट मनरेगा एक्ट को पास करती है और इसे फाइनली प्रभाव में कब लाया जाता है? 7 सितंबर 2005 को। और ये फोर्स में कब से आता है? 2 फरवरी 2006 से। 200 जो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट थे ग्रामीण भारत के, उसमें ये 2 फरवरी 2006 को फाइनली फोर्स में आता है। तो इसे 23 अगस्त 2005 को पास किया गया था। इनेक्टमेंट कब किया गया था इसका? 7 सितंबर 2005 को। और फाइनली इन्फोर्स कब किया गया था? 2 फरवरी 2006 को 200 पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में जो कि ग्रामीण भारत से आते हैं। इसे नरेगा कहा जाता है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 विच वाज अर्लियर नोन एज नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है 2005 को, उसे पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाना जाता था। एक इंडियन लेबर लॉ है और सोशल सिक्योरिटी मेजर है, सामाजिक सुरक्षा का एक काइंड ऑफ मेजर है जो राइट टू वर्क को गारंटी करता है। मनरेगा एक्ट 2005 पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ PM मनमोहन सिंह। तो जो मनरेगा एक्ट है उसे PM मनमोहन सिंह के कार्यकाल के अंदर पास किया गया था। और इसका एम क्या है? तो इन्हेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 days ऑफ बेस एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो यह लाइवलीहुड सिक्योरिटी यानी जीविका की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है रूरल एरियाज़ में। एटलीस्ट 100 दिन का तो ये रोज़गार प्रोवाइड करता ही है जो कि अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होगा। तो ये स्किल्ड मैनुअल वर्क नहीं होगा या मैकेनाइज्ड वर्क नहीं होगा, ये अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होगा।
राइट टू एजुकेशन एक्ट देख लेते हैं। तो इसे 4 अगस्त 2009 को इनेक्ट किया गया था और इसे इन्फोर्स कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन और राइट टू एजुकेशन एक्ट which describes the importance of free and compulsory education for the children between 6 to 14 year India under Article 21A of the Indian Constitution। तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविज़न करता है और ये आर्टिकल 21A के माध्यम से एक फंडामेंटल राइट इसको अब बना दिया गया है। आर्टिकल 21A के माध्यम से फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। इंडिया 135 देशों में एक देश बनता है जिसने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया है हर सिटीजन का, हर चिल्ड्रन का। द एक्ट मेक्स एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स एंड स्पेसिफाइज मिनिमम नॉर्म्स इन एलिमेंट्री स्कूल। तो जो एक्ट है वो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाता है और कुछ मिनिमम क्राइटेरिया बताता है जो कि एलिमेंट्री स्कूल पर फॉलो किए जाने चाहिए। नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं, चलिए। तो इसे 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश किया गया था और उसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे नीति आयोग के, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट स्क्रैप्ड द 65-year-old प्लानिंग कमीशन ऑन 13 अगस्त 2014 and announced that it would be replaced by a new body which is नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 13 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी सरकार ने 65 साल पुरानी प्लानिंग कमीशन की जो बॉडी थी उसको स्क्रैप कर दिया, ख़त्म कर दिया और एक नई बॉडी प्रपोज की जिसे नीति आयोग, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्रपोज किया। नीति आयोग इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ थिंक टैंक ऑफ इंडिया, प्रोवाइड्स बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स। तो ये नीति आयोग एक थिंक टैंक है और ये डायरेक्शनल और पॉलिसी इनपुट्स दोनों प्रोवाइड करता है। तो इसके 2 काम हैं, तो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा और दूसरा पॉलिसी इनपुट्स भी देगा सरकार को। ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही एक वैधानिक निकाय है, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर वैधानिक निकाय है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजी विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट। तो ये शेयर्ड विजन की बात करता है, नेशनल डेवलपमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं, नेशनल डेवलपमेंट के जो सेक्टर हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं उनकी, और वो इसके लिए स्टेट का भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहता है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ नीति आयोग इज़ टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव एंड मैकेनिज्म विद द स्टेट ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। और यह इसके लिए स्टेट से लगातार स्ट्रक्चर सपोर्ट इनिशिएटिव और मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है स्टेट के साथ। नीति आयोग पब्लिश मेनी रिपोर्ट, वन ऑफ देम इज नेशनल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो नीति आयोग बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है नेशनल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स। जन सुनवाई, तो नो ऑफिशियल डेट बट जन सुनवाई was organized by an organization known as मजदूर किसान शक्ति संगठन between December 1994 एंड अप्रैल 1995 इन राजस्थान। तो जन सुनवाई कब से लागू हुई, इसकी कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं है, लेकिन जन सुनवाई जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है उसके द्वारा दिसंबर 2094 से अप्रैल 2095 के बीच में राजस्थान में ये इसका आयोजन किया गया था। जन सुनवाई इज अ फ्रेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज विच मीन्स पब्लिक हियरिंग और टू हियर पब्लिक। तो ये हिंदी लैंग्वेज की एक कहावत है, जन सुनवाई एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है पब्लिक हियरिंग, यानी पब्लिक, या कि आप पब्लिक को हियर कर, मतलब पब्लिक को सुने। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक वे टू फैमिलियराइज लोकल पीपल विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज
and the activities of the public authority so that they can understand that what the government is doing for them। तो ये एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक तरीका है जिसके माध्यम से जो लोकल पीपल हैं उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज से अवगत कराया जा सके और गवर्नमेंट पॉलिसी से और जो पब्लिक अथॉरिटीज़ की एक्टिविटी हैं उनसे लोकल लोगों को अवगत कराया जा सके, जिसके माध्यम से वह समझ सकें कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है। जो जन सुनवाई की प्रैक्टिस है वो सोशल ऑडिट का एक टूल है। सोशल ऑडिट इज अ डिवाइस ऑफ पीपल दैट कीप्स देम इन द लूप रिगार्डिंग द गवर्नमेंट्स फ्यूचर एक्टिविटी। और सोशल ऑडिट एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से पीपल एक लूप में रहते हैं है ना, कि गवर्नमेंट आगे आने वाले समय में क्या करने वाली है, तो काइंड ऑफ उनको इन्फॉर्मेशन रहती है। ई गवर्नेंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट मेजर स्टेप टुवार्ड्स ई गवर्नेंस इन इंडिया वाज टेकन इन 1977 विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। तो ई गवर्नेंस के प्रति जो पहला स्टेप है, जो पहला मेजर स्टेप है 1997 में लिया जाता है जब नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की स्थापना होती है। ई गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? ई गवर्नेंस मीन्स द यूसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एंड फैसिलिटेट गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। तो ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि आईसीटी का यूज गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, जिसके माध्यम से वह जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं और जो इन्फॉर्मेशन है उसको लोगों तक पहुंचा सकें। इन सिंपल वर्ड, इट इज़ द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस। तो सिंपल शब्द में अगर कहें तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट की एक्टिविटी को किया जाता है और जो गवर्नेंस के शासन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अचीव किया जा सके, सिंपल वर्ड में। तो मेजर एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया, तो जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव के भारत में, उनको देखते हैं। तो पहला है डिजिटल इंडिया, 2015 में आता है, इसको याद रखिएगा। ये जो भारत के लोग हैं उनको डिजिटल रूप से एम्पावर करने की बात करता है। आधार ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो आइडेंटिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। उमंग, तो इसका क्या नाम है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। ये यूनिफाइड एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन है जो वेरियस गवर्नमेंट के सर्विसेज हैं उनको एक्सेस करने की सुविधा प्रोवाइड करता है। डिजी लॉकर, तो ये सिटीजन को काइंड ऑफ हेल्प करता है जिसके माध्यम से वह अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें डिजिटली स्टोर कर सकें। MyGov.in, ये एक नेशनल सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो लोग हैं उनको इंगेज किया जाता है, जहां पर पीपल अपने आप को जो गवर्नेंस के मुद्दे हैं उनके साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट 2.0, तो ये इट रिफर्स टू गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट एम टू हार्नेस इंटरैक्टिव इंटरनेट टूल टू क्रिएट एन ओपन सोर्स कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। तो ये उन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से इसका मतलब है वो गवर्नमेंट पॉलिसियाँ जो इंटरैक्टिव इंटरनेट टूल्स का उपयोग करके एक ओपन सोर्स कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करती हैं। डिजिटल इंडिया के 9 पिलर देख लेते हैं। तो पहला है ब्रॉडबैंड हाईवेज, तो हाईवेज को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल जो कनेक्टिविटी होगी उसका यूनिवर्सल एक्सेस होगा, हर जगह से आप एक्सेस करेंगे। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। ई गवर्नेंस, तो रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, तो ई गवर्नेंस का क्या मतलब होगा कि गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिफॉर्म करना। ई क्रांति, तो ये NEGP 2.0 है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सर्विसेज को डिलीवर किया जाता है। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सभी के लिए इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग भी की जाएगी। IT फॉर जॉब्स, तो इसमें IT फॉर जॉब की बात की गई है, मतलब टेक्नोलॉजी फॉर जॉब्स।
जॉब्स के लिए इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, तो इसमें अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम का भी मेंशन। चलिए नेशनल हेल्थ मिशन को देख लेते हैं। तो इसे 2013 में लॉन्च किया जाता है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2013 में लॉन्च किया जाता है, जिसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को कंबाइन कर दिया गया था। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लागू किया गया था और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन ये 2013 में लॉन्च किया गया था। दोनों को मिला के नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में लाया जाता है। इसका विजन क्या है? अटेनमेंट ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव पीपल टू पीपल्स नीड। तो इसका क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है कि जो गवर्नमेंट की हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसका यूनिवर्सल एक्सेस हो सके, सभी को मिल सके और ये अफोर्डेबल हो। अफोर्डेबल मतलब सस्ती दरों पर इसको प्राप्त किया जा सके और क्वालिटी हो, इसमें क्वालिटी भी हो। विथ इफेक्टिव इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंट एक्शन टू एड्रेस द वाइडर सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। और इसके माध्यम से जो इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस का काम किया जाएगा, मतलब जो बहुत सारे काइंड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनको आपस में एक साथ जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से एक बृहद सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ को क्रिएट किया जा सके। तो ये डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत हेल्थ प्लानिंग की बात करता है, सर्विस डिलीवरी की बात करता है और एक नॉलेज हब क्रिएट करने की बात करता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सेकेंडरी लेवल जो हेल्थ केयर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको स्ट्रेंथन करने की बात करता है और जो सर्विसेज हैं हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनकी आउटरीच को बढ़ाने का काम ये करता है। इसका एक और महत्वपूर्ण जो एम है वो है एक फुल फंक्शनल डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी ओन्ड सिस्टम बनाना। तो एक फंक्शनल जो कि हमेशा चालू रहे, विकेंद्रीकृत रहे और कम्युनिटी द्वारा इसको ओन किया जाए, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जिसके माध्यम से मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, मतलब बहुत सारे सेक्टरों के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा सके, जिसके माध्यम से जो वाइडर सोशल डिटरमिनेंट्स हैं जो हेल्थ को, जो लोगों की हेल्थ को प्रभावित करते हैं, क्या क्या हैं? वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, जेंडर, एजुकेशन, इनको भी इक्वली एड्रेस किया जा सके। तो इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो चलिए आज अभी इसके लिए इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर सीरीज में। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए। और इन स्कीम के दोस्तों मतलब थोड़ा बहुत मेन प्रोविज़न आप जान ही रहिए। मेन इसका है सन, क्योंकि यूजीसी सन ज़्यादा पूछता है, बाकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको अवॉइड करता है वो। तो चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और गुड बाय।